हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम्स में जो है कई बार पूछा जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को समझाइए। तो आज इस टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो में हम। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो इसमें पहला सिद्धांत है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। देखिए इसमें क्या है, जैसा कि आपको हेडिंग से ही समझ में आ रहा है, और कुछ चीज़ें आप हेडिंग से समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कहना चाह रही हैं वो। जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, और ये पॉइंट आपको ऐसे के ऐसे ही याद करना है, तभी आप जो है एग्जाम्स में लिख पाएंगे। पाठ्यक्रम निर्माण का सर्व प्रमुख सिद्धांत यह है कि पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों, क्रियाओं एवं वस्तुओं को सम्मिलित किया जाए जिनका किसी न किसी रूप में बालकों के वर्तमान जीवन से संबंध हो। देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जब पाठ्यक्रम निर्माण किया जा रहा है तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों को, उन्हीं क्रियाओं को, उन्हीं वस्तुओं को समावेश किया जाना चाहिए, उन्हीं को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनका किसी न किसी रूप में जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो है वर्तमान जीवन से संबंधित हों वो क्रियाएं, तथा साथ ही वे उनके भावी जीवन के लिए भी उपयोगी हो, फ्यूचर के लिए भी उनके लिए क्या हो, यूज़फुल हो। ऐसी ही क्रियाओं, ऐसी ही वस्तुओं, ऐसे ही विषयों का समावेश किया जाना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए पाठ्यक्रम निर्माण करते समय। यदि ऐसे विषयों का अध्ययन विद्यार्थी जो है करेंगे तो बालक जीवन में क्या प्राप्त करेंगे, सफलता प्राप्त कर सकेंगे, सक्सेस उनको जरूर मिलेगी। तो यही है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत कि जो भी विषय, जो भी क्रियाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जा रही हैं उनका बालकों के जो वर्तमान जीवन है उनसे संबंध होना चाहिए, और वो उनके भावी जीवन में इन फ्यूचर में भी काम आ सके। ठीक है। सेकंड है शैक्षिक उद्देश्यों से अनुरूपता का सिद्धांत। जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, जो हम पाठ्यक्रम के थ्रू शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, उनसे अनुरूपता का सिद्धांत। देखिए क्या कहता है, पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है, अतः पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय शिक्षा के उद्देश्यों पर निरंतर ध्यान रखना चाहिए। अर्थात ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करवाना चाहिए कि उनसे जो शिक्षा के समस्त उद्देश्य हैं उनकी क्या हो सके, प्राप्ति हो सके। ठीक है। इसलिए पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों एवं क्रियाओं का समावेश करना चाहिए जो शिक्षा के उद्देश्यों से अनुकूल हो। यदि पाठ्यक्रम ऐसा है जिससे बच्चे शिक्षा के जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उन्हीं को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा पाठ्यक्रम किसी काम का नहीं है। इसलिए पाठ्यक्रम निर्माण जब किया जा रहा है तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने वाला पाठ्यक्रम हो, उसके अनुकूल हो। आगे देखिए, वर्तमान समय में शिक्षा का उद्देश्य बालकों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं चारित्रिक विकास करने के साथ साथ उन्हें किसी उद्योग अथवा उत्पादन कार्य में निपुण करना है। देखिए जो आज का प्रेजेंट टाइम है उसमें शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है, शारीरिक विकास करना, उनका जो है मानसिक विकास करना, सामाजिक तौर पर विकास करना, सांस्कृतिक तौर पर विकास करना, चारित्रिक विकास, उनका जो है नैतिक विकास हो सके। इनके साथ साथ उन्हें किसी उद्योग, उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए, पाठ्यक्रम उनका ऐसा हो जो वो कुछ एक्स्ट्रा भी सीख सके और किसी उद्योग कार्य में क्या हो सके, निपुण हो सके, जिससे वो क्या कर सके, कुछ जो है पैसे कमा सके। अगर वो किसी उद्योग कार्य को करने में सफल रहेंगे तो उन्हें क्या हो सकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो है लाभ हो सकेगा। तो इस तरीके के जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति करने में पाठ्यक्रम ऐसा ही निर्माण किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें उन उद्देश्यों को सामने रखना चाहिए, जो भी ये मैंने उद्देश्य बताए, सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, मानसिक, और किसी उद्योग कार्य में बच्चों को निपुण कर देना, ये सारे इन उद्देश्यों को सामने रखना चाहिए जब आप पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हैं। तो ये पाठ्यक्रम निर्माण का एक प्रमुख सिद्धांत है। थर्ड है उपयोगिता का सिद्धांत। यह सिद्धांत जीवन से संबंधित होने के सिद्धांत के लगभग अनुरूप ही है। जो आपका जीवन का सिद्धांत था, ये देखिए ये वाला इससे ही मैच खाता है। ये देखिए पढ़ते हैं।
इसके अनुसार पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए जो बालकों के भावी जीवन में काम आ सके। मैंने आपको पहले भी बताया, जो बालकों के वर्तमान जीवन से संबंधित हो या फिर इन फ्यूचर उनको काम आ सके, ऐसे ही जो है पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। तो हाँ, ये जीवन का जो सिद्धांत था जीवन से संबंधित, उसी के अनुरूप है ये। अगला है नन जो है मानते हैं ऐसा, नन का मानना है कि मनुष्य अपने बच्चों को केवल ज्ञान के प्रदर्शन के लिए व्यर्थ की बातें सिखाना नहीं चाहता है। इनका क्या मानना था, नन थे ये, इन्होंने ऐसा माना कि कोई भी मनुष्य केवल अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि वो प्रदर्शन कर सके कि मेरा बच्चा इतना पढ़ा लिखा है, इसके लिए नहीं पढ़ा रहा। वो क्यों पढ़ा रहा है वो सुनिए, बल्कि वह चाहता है कि बालकों को ऐसी बातें सिखाई जाएं जो जीवन के लिए उपयोगी हो, इन फ्यूचर में वो सफलता को हासिल करें और उससे उसको जो है अपने जीवन में मदद मिल सके। तो बच्चा जो है कुछ ना कुछ कर सके, कुछ ना कुछ ऐसा सीख सके, ना कि केवल प्रदर्शन के लिए पढ़ाया जा रहा है। फोर्थ है बाल केंद्रीयता का सिद्धांत। ये आपने मनोविज्ञान अगर पढ़ी है, आपके सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में नहीं है, तो मनोविज्ञान में एक चीज़ पर बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है, बाल केंद्रीयता। बाल केंद्रीयता का मतलब क्या होता है, बच्चों पर आधारित शिक्षा, जैसी बच्चों की रुचियां हों उसी पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए। तो देखिए पढ़ते हैं इसको। मनोविज्ञान बाल केंद्रित शिक्षा पर सर्वाधिक बल देता है, अतः इसके अनुसार पाठ्यक्रम भी बाल केंद्रित होना चाहिए। बच्चों पर आधारित शिक्षा पर मनोविज्ञान जो है विशेष बल दे रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम बालकों की रुचियों, बालकों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ये ध्यान रखा जाना चाहिए। आवश्यकताओं, उनकी नीड्स क्या क्या है, वो क्या चाह रहे हैं, क्षमताओं, उनकी मतलब किसी काम को करने की कैपेसिटी कैसी है, क्या उनकी क्षमता है, वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और उनकी योग्यता किस चीज़ में वो ज़्यादा योग्य है, मनोवृत्तियाँ उनकी क्या है और बुद्धि उनकी कैसी है, और उनकी आयु क्या है, मतलब स्तर क्या है उनका, उनके लेवल के अकॉर्डिंग ही जो है सिलेबस को तैयार किया जाना चाहिए। काफ़ी बढ़िया सिद्धांत है ये बाल केंद्रीयता का सिद्धांत, जिससे बालकों को अपनी रुचि के अनुसार विषय एवं क्रियाएं चुनने का अवसर प्राप्त हो सके। तो मनोविज्ञान कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा जो है सबसे सर्वोत्तम शिक्षा मानी जाती है मनोविज्ञान के द्वारा, अर्थात जो बालकों की रुचियां हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, योग्यताएं हैं, मनोवृत्तियां हैं, उनकी जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, उसके अनुसार ही क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, तभी वो जो है बालकों के लिए उपयोगी बन सकेगा। फिफ्थ है रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों के उपयोग का सिद्धांत। जब मैं आपको पॉइंट बताती हूँ तो पॉइंट जब आप सुनते हैं मेरे द्वारा तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, अच्छे से सुनिए आप, ताकि आपको कुछ चीज़ तो पॉइंट से ही पता लग जाए कि अंदर क्या होगा। बालकों में रचनात्मक प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, क्रिएटिविटी की बात हो रही है यहाँ पे, अतः पाठ्यक्रम में ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जिससे उनके रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। आपने देखे होंगे कई बच्चों का पढ़ाई में जो है इंटरेस्ट कम होता है, लेकिन उनका दूसरी चीज़ों में जैसे ड्राइंग में, पेंटिंग में या सिलाई में, कढ़ाई में, कुछ भी आप ले सकते हैं। लड़कों का बॉक्सिंग में ले सकते हैं आप, या जूडो, कराटे, कुछ भी आप ले सकते हैं, जिसमें जिसका जो भी इंटरेस्ट हो। तो अगर ऐसी उनमें प्रतिभा है तो उनको निखारा जाना चाहिए, उनको बाहर निकालना चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बालकों की ये रचनात्मक प्रवृत्तियां कहीं छिप के रह जाएं, दब के रह जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनमें रचनात्मक प्रवृत्ति टीचर को कुछ दिख रही है तो टीचर को चाहिए कि वो उसे और भी ज़्यादा क्या करे, प्रोत्साहित करे, जिससे कि उनकी इन शक्तियों का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके। ठीक है, तो यही बताया गया है इस पॉइंट में। इसके लिए बालकों को भी क्या किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा उचित निर्देशन प्रदान करना चाहिए जिस चीज़ में बालकों का इंटरेस्ट हो। ठीक है, 6 है खेल एवं कार्य की क्रियाओं के अंतर संबंध का सिद्धांत। बालक खेल की क्रियाओं में बहुत अधिक रुचि रखता है किंतु कार्य के प्रति वैसी रुचि प्रदर्शित नहीं करता। इसका कारण यह है कि खेल से उसे आनंद की अनुभूति होती है। देखिए, खेल खेल में शिक्षण, ये शब्द आपने सुना होगा, और नहीं सुना हो तो आप सुन लीजिए। खेल खेल में शिक्षण प्रदान करना, ये जरूर आप बीएड में सुनेंगे, और नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं है, मेरे द्वारा सुन लीजिए।
बालक जो है खेल की क्रियाओं में बहुत ज़्यादा रुचि रखता है, इंटरेस्ट बालकों का खेलने कूदने में ज़्यादा होता है। किंतु अगर बात आ जाए पढ़ाई की तो वैसी रुचि नहीं हो पाती। तो इसका कारण यह है कि खेल से उसे क्या मिलता है, आनंद मिलता है, वो बहुत एंजॉय करता है खेल से। अतः पाठ्यक्रम निर्माण में इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि ज्ञान संबंधी जितनी भी क्रियाएं हैं उनसे भी बालकों को खेल की क्रियाओं के समान ही क्या प्राप्त हो सके, आनंद प्राप्त हो सके। अतः ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए जिसमें वो बोरिंग फील ना करे, वो बोर ना हो जाए। तो ऐसा कुछ किया जाए जिससे उसको खेल के समान ही बालकों को शिक्षा में भी रुचि ले सके बालक। इसका अर्थ यह नहीं है कि ज्ञान एवं खेल की क्रियाओं को एक जैसा समझा जाए। जैसे देखिए खेल अलग है, ज्ञान अलग है, तो इनको मिला नहीं रहे हैं, बल्कि इसका आशय यह है कि ज्ञान की जो क्रियाएं हैं उनको थोड़ा रुचिकर बना दिया जाए और रुचिकर बनाने के लिए उन्हें थोड़ा सा खेल की क्रियाओं से संबंधित करने का प्रयास किया जाए। जैसे आपने देखा होगा जो काफ़ी छोटे बच्चे होते हैं उनको जो है खेल के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके का कुछ जो है पाठ्यक्रम निर्माण किया जाए ताकि बच्चे जो है इंटरेस्ट के साथ एंजॉय करते हुए शिक्षा प्राप्त कर सकें। 7th, संस्कृति एवं सभ्यता के ज्ञान का सिद्धांत। पाठ्यक्रम के निर्माण के समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसमें उन विषयों, वस्तुओं एवं क्रियाओं को अवश्य सम्मिलित किया जाए जिससे बालकों को अपनी संस्कृति एवं सभ्यता का ज्ञान हो सके। बहुत ईजी है कि अगर जब पाठ्यक्रम निर्माण हो रहा है तो ऐसी चीज़ों का ऐसे उसमें कुछ विषय वस्तुएं डाली जाएं जिससे बच्चों को क्या पता चल सके हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, सभ्यता क्या है हमारी, तो ये सब कुछ पता लग सके। शिक्षा का एक उद्देश्य संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण में विकास करना है। शैक्षिक उद्देश्यों में एक ये उद्देश्य भी शामिल है, क्या, संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण। ठीक है, अतः पाठ्यक्रम में इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता एवं लचीलेपन का सिद्धांत। पहले तो आप ये जानिए व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है। देखिए अब आप अपने एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे आप 3-4 फ्रेंड्स हैं तो आप 3-4 फ्रेंड्स क्या सेम हैं? नहीं है। आप में व्यक्तिगत भिन्नता होगी ही होगी। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। फेस तो आपके सेम होंगे ही नहीं और आपकी ना तो आदतें मिलेंगी। कुछ एक की मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत भिन्नता होती ही है। सबका नेचर सेम नहीं होता। जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां समान नहीं होती, वैसे ही जो लोग भी हैं वो परस्पर भिन्नता लिए हुए होते हैं। इसको हम कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। एवं लचीलापन, लचीलापन क्या होता है? लचीलापन हम उसको कहते हैं कि कोई चीज़ है उसमें समय के साथ, आपको पता है समय के साथ परिवर्तन होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो किसी भी चीज़ में अगर हम चेंज कर सके तो उसी को कहते हैं लचीलापन। कोई भी चीज़ ऐसी बनी हुई नहीं होनी चाहिए कि जिसमें हम आवश्यकता एवं समय के अनुसार परिवर्तन ही ना कर सके, तो उसको ही हम कहते हैं लचीलापन, जिसमें चेंजेस हो सके। ठीक है, अब आप सुनिए आगे का। मनोविज्ञान के विकास से पूर्व, जब मनोविज्ञान का विकास नहीं हुआ था उसके पहले की बात है, सभी के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम उपयुक्त समझा जाता था। परंतु अब मनोविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक बालक की रुचियां, आवश्यकताएं, क्षमताएं, योग्यताएं, मनोवृत्तियां एवं बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है। सही है बात। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होंगे, सभी में अलग अलग बुद्धि होती है, अलग अलग सबकी योग्यताएं होती है, अलग अलग क्षमताएं होती हैं। सबका इंटरेस्ट भी एक चीज़ में नहीं होता, तो पाठ्यक्रम भी सबके लिए समान नहीं होना चाहिए। तथा उनका अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व हम कहते हैं पर्सनैलिटी को, सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। इसलिए सभी के लिए एक समान पाठ्यक्रम की अवधारणा क्या है, उपयुक्त नहीं है। ऐसा किसने माना? ऐसा माना मनोविज्ञान ने। अतः पाठ्यक्रम में विविधता एवं लचीलापन का होना अति आवश्यक है। इससे पाठ्यक्रम में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है जब भी जरूरत पड़े। इसके लिए शिक्षक एवं शिक्षण संस्थाओं को यह अधिकार होना चाहिए कि वह पाठ्यक्रम में आवश्यकता के अनुसार अनुरूप संशोधन एवं सुधार कर सके। टीचर्स को ये जो है हक होना चाहिए, शिक्षक को और शिक्षण संस्थाओं को, कि जब भी उनको चाहिए परिवर्तन वो कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये काफ़ी अच्छा सिद्धांत भी है ये। 9th है सह संबंध का सिद्धांत।
पाठ्यक्रम के निर्धारण में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसमें सम्मिलित किए जाने वाले विभिन्न जो विषय हैं वे एक दूसरे से संबंधित हो। विषय क्या हो? आपस में सह संबंध हो, उनमें एक दूसरे से जुड़े हुए हों। इसका तात्पर्य यह है कि एक विषय की शिक्षा दूसरे विषय की शिक्षा का क्या बन सके? आधार बन सके। अतः पाठ्यक्रम के निर्माण में सह संबंध का सिद्धांत बहुत आवश्यक हो। एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए विषय, और उसी तरीके से जो है शिक्षा भी दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है जीवन संबंधित क्रियाओं एवं अनुभवों के समावेश का सिद्धांत। जितनी भी जीवन से संबंधित क्रियाएं हैं और जो अनुभव हैं, हम कोई ना कोई कार्य करके एक्सपीरियंस लेते हैं, तो उन अनुभवों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। और लाइफ में आप नोटिस करना, चाहे आप खुद की लाइफ में ही नोटिस करना कि आपको जो एक्सपीरियंस मिलते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, आपको वो बहुत कुछ लाइफ में सिखा के ज़रूर जाते हैं। कुछ ना कुछ आप सीखते ज़रूर हैं। शिक्षा का उद्देश्य देखिए, जब आप जो भी कुछ पढ़ते हैं ना, तो अपनी लाइफ पे लेके पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोई रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अनुभवों, जीवन से संबंधित क्रियाएं या अपने ऊपर आप लेके इनको फील कीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य जीवन को पूर्णता प्रदान करना है। पूर्ण जीवन तभी संभव है। अतः पाठ्यक्रम में जीवन से संबंधित उन सभी क्रियाओं एवं अनुभवों को स्थान दिया जाना चाहिए, जिससे क्या हो सके? बालकों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है उनका सभी तरीके से विकास, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, हर तरीके से वे निपुण बन सकें। इसके लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय ऐसे प्रयत्न किए जाने चाहिए उसमें वे सभी क्रियाएं समाहित हों, जिससे बालकों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक विकास संभव हो सके। तो ये थे हमारे पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। काफ़ी कठिन लगते हैं ये बच्चों को, तो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया एक एक सिद्धांत। तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलती हूँ मैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।